अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 ऐड किया था जो रिलेटेड था कंजम्पशन, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आज हम इनका आपस का रिलेशनशिप देखेंगे और क्लासिकल और केन्जियन व्यू देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के मुताबिक। क्लासिकल व्यू, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना था कि अगर आपने इकोनॉमी को ग्रो करवाना है तो एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा दें, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज कर दें, इकोनॉमी अपने आप फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव कर जाएगी। यानी कि आप जितनी भी प्रोडक्शन करेंगे वो सारी की सारी प्रोडक्शन कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएगी। इकोनॉमी के अंदर हमेशा इक्विलिब्रियम रहेगा। आप जितनी भी प्रोडक्शन कर लेंगे उन गुड्स को खरीदने वाले खरीदार लाजमी मौजूद होंगे और इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम के ऊपर रहेगी। ये हमारा क्लासिकल व्यू था। यानी कि अगर आपने इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करवाना है तो उसके लिए शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज़ कर देना काफ़ी होगा। जब हमने चैप्टर नंबर 6 किया था तो उसमें हमने शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा के देखा था। जब शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी थी, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव की थी, प्राइस लेवल कम हो गया था और उस प्राइस लेवल के कम होने की वजह से जो एक्स्ट्रा सप्लाई थी वो कंज्यूम हो गई थी। तो यहाँ से आपके जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने एक रूल निकाला था विच इज़ कॉल्ड कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि आप जितनी भी सप्लाई कर लें उसके लिए डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी। ये क्लासिकल व्यू था। और इधर ले लेते हैं जीडीपी, इधर प्राइस लेवल। ये है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो कि शो करता है फुल एम्प्लॉयमेंट। ये है आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व। इस जगह शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ने कट किया एग्रीगेट डिमांड को, वहाँ आपका मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम सेट हो गया। यहाँ E1 के ऊपर इक्विलिब्रियम आ रहा है, Y1 नेशनल इनकम होगी और P1 प्राइस लेवल इकोनॉमी के अंदर प्रवेल करेगा। इनका कहना था कि आप शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई को राइज करवा दें, कि आपके जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, जो फर्म्स हैं, वो पहले से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना शुरू करें। जब आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू होगा, इक्विलिब्रियम आगे की तरफ हो जाएगा। आउटपुट ज़्यादा हो गया, इकोनॉमी विल मूव टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी Y1 से Y2 की तरफ जा रही है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ है, और साथ ही साथ प्राइस लेवल कम हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुई होंगी वो प्राइस लेवल के कम होने की वजह से उन्हें बायर मिल जाएगा। तो बायर इन गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर लेगा और इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ को मूव कर जाएगी। ये थ्योरी चलती रही 1930s तक। प्रोड्यूसर्स एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाते रहे और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने से इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करती रही। लेकिन 1930s में आके प्रोड्यूसर्स ने आउटपुट इतना बढ़ा दिया कि प्राइस लेवल के कम होने के बावजूद उनके लिए डिमांड नहीं थी, एग्रीगेट डिमांड कम थी। दूसरा, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इस चीज़ को भूल गए
कि शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई राइज तक करवा दी, लेकिन प्राइस लेवल कम हो रहा है। जब प्राइस लेवल कम होगा तो प्रोड्यूसर को इस चीज़ में कोई इंसेंटिव नज़र नहीं आएगा कि वो शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज़ करे, क्योंकि हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था कि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट डिपेंडेंट होता है प्राइस लेवल के ऊपर। हायर द प्राइस, हायर वुड बी प्रॉफिट, हायर वुड बी एग्रीगेट सप्लाई। लोअर द प्राइस, लोअर वुड बी प्रॉफिट एंड लोअर वुड बी द एग्रीगेट सप्लाई। सो इन्होंने ये इम्पैक्ट नज़रअंदाज कर दिया कि जब प्राइस लेवल कम होगा तो प्रोड्यूसर्स एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे। तो ये मॉडल फ्लॉप हो गया। 1930s में आके ओवर प्रोडक्शन हो गई और उस ओवर प्रोडक्शन को खरीदने वाला कोई नहीं था। वेयर हाउसेस भरना शुरू हो गया प्रोड्यूसर्स के, स्टॉक कंपाइल होना शुरू हो गए, प्रोड्यूसर्स ने फैक्ट्रीज बंद करना शुरू कर। उन फैक्ट्रीज के बंद होने से क्या हुआ कि लोग अनएम्प्लॉयड होना शुरू हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एग्रीगेट डिमांड मज़ीद कम हो गई, क्योंकि लोगों के पास इनकम ही नहीं थी कि वो अपने लिए बाइंग कर सकें। तो पूरी की पूरी जो यूरोपियन इकॉनमी थी वो रिसेशन में चली गई, जिसे हम कहते हैं ग्रेट रिसेशन ऑफ 1930s या ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। तो उसके बाद फिर केन्स ने अपना व्यू दिया कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स का व्यू तो फ्लॉप हो गया कि शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा दें। फिर केन्स ने अपना व्यू दिया रिगार्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। केन्स को हमने पढ़ा था कि ये कहता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई अलग अलग नहीं होते, इनका एक ही कर्व बनता है एग्रीगेट सप्लाई। ये है एग्रीगेट डिमांड। इक्विलिब्रियम आया पॉइंट E1 के ऊपर, Y1 आउटपुट लेवल, P प्राइस लेवल, और ये है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो हमने केन्सियन व्यू देखा था। तो केन्स का कहना था कि अगर आप एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा भी दें, फॉर एग्जांपल आप एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा भी दें, तो इकोनॉमी पे क्या फर्क आया? इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट से दूर थी, आपने एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा दी, इकोनॉमी मजीद दूर हो गई फुल एम्प्लॉयमेंट से। पहले Y1 और YF का गैप कम था, जब आपने एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा दी तो Y1 और Y' का गैप तो मजीद बढ़ गया है, इकोनॉमी फर्दर दूर चली गई है फुल एम्प्लॉयमेंट से। सो केस का कहना था कि अगर आपने फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना है तो उसके लिए आपको एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ानी, बल्कि ज़रूरत है कि आप एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करें। जब एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करेंगे इकोनॉमी E2 पे चली जाएगी, प्राइस लेवल सेम रहेगा। क्यों? तमाम जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने अपने पास स्पेयर कैपेसिटी मेंटेन रखी होती है। स्पेयर कैपेसिटी क्या है कि अगर किसी एम्प्लॉयर के आज 100 यूनिट सेल होने का इम्कान है, वो कभी भी 100 यूनिट की फैक्ट्री नहीं लगाएगा, वो फैक्ट्री लगाएगा 400 या 500 यूनिट की, ताकि कल को जब उसकी डिमांड बढ़ती है, उसकी प्रोडक्ट मार्केट में एस्टेब्लिश होती है, तो उसके पास प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हों, सो वो ज़्यादा यूनिट्स का प्लांट लगाएगा। सो जब स्पेयर कैपेसिटी मौजूद होगी प्राइस लेवल नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड आगे को मूव की, इम्पैक्ट क्या आया? इक्विलिब्रियम आगे की तरफ को गया एंड इकोनॉमी विल मूव टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट। दैट्स कॉल्ड केन्सियन व्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। सिंपल वर्ड्स, केन्स का कहना था कि अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को आगे मूव करवाना है, इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करवाना है, तो आपने एग्रीगेट सप्लाई को नहीं बढ़ाना, वो तो उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी, बल्कि आपने शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को बूस्ट करना है। दैट इज केन्सियन व्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। सो अगर इकोनॉमी को आगे मूव करवाना है तो आपने एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करना है, ना कि एग्रीगेट सप्लाई को। Then comes
रिलेशनशिप कंजम्पशन एंड सेविंग्स। हमने चैप्टर 7 में 3 वेरिएबल पढ़े थे, एक कंजम्पशन, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। अब इन तीनों का आपस का रिलेशनशिप देखते हैं। पहले कंजम्पशन और सेविंग्स का क्या होगा। यहां जीडीपी, प्राइस लेवल, नॉट प्राइस लेवल, कंजम्पशन। इधर जीडीपी, सेविंग्स, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। ये आ गया आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये डायग्राम एक ही पैनल में बनेगी, 2 पैनल डायग्राम। वाई एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट को। कि बेसिकली हमने ये यहाँ प्रूव करना है कि जितने पैसे बचेंगे कंजम्पशन से वही कन्वर्ट होंगे जाके सेविंग्स के अंदर। तो पहले हम अब सेविंग फाइंड करने के लिए ज़रूरी है हम फाइंड करें कि इनकम कितनी है और कंजम्पशन कितनी है। ये हमने कंजम्पशन का कर्व ड्रॉ कर दिया, कंजम्पशन। ये हमने इनकम का कर्व ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। जब इनकम कंजम्पशन के इक्वल है, इसका मतलब है सेविंग कितनी होगी, सेविंग वुड बी जीरो एट दिस पॉइंट। जब सारी की सारी इनकम कंज्यूम हो रही है तो फिर सेविंग जीरो हो जाएगी। इससे पीछे क्या है, कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। ये आ गया आपका सेविंग का। व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, तो सेविंग आपकी नेगेटिव में है। बेसिकली नेगेटिव सेविंग हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था। बेसिकली वो शो करती है बोरिंग्स को। तो जब आपकी इनकम कम और कंजम्पशन ज्यादा होगी तो कंजम्पशन और इनकम का जो गैप है वो बोरिंग के जरिए पूरा होगा, विच इज शोन बाय नेगेटिव सेविंग्स। जब इनकम कंजम्पशन के इक्वल आ गई तो आपकी सेविंग्स जीरो हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी इनकम तो कंज्यूम हो रही है तो सेविंग आपकी जीरो होगी। और जब इनकम कंजम्पशन से ज्यादा है तब आपकी यहाँ पे पॉजिटिव सेविंग्स होंगी, जिन्हें हम कहते हैं लेंडिंग। तो जितना गैप कंजम्पशन और इनकम का होगा उतना ही गैप नेगेटिव सेविंग्स का होगा। जितना गैप यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन का होगा उतना ही गैप यहाँ पे पॉजिटिव सेविंग्स का होगा, जो कि ये शो करता है कि जितना इनकम और कंजम्पशन का गैप है वो बेसिकली सेविंग के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वेदर इट इज पॉजिटिव सेविंग्स और नेगेटिव सेविंग्स। ये पहला ग्राफ है आपका जो कंजम्पशन और सेविंग्स के रिलेशनशिप को शो करता है कि जितनी इनकम बच जाएगी कंज्यूम होने से, कंजम्पशन से, वो सारी की सारी कन्वर्ट होगी सेविंग्स के अंदर। दूसरा, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के जो सेविंग्स हैं बेसिकली यही कन्वर्ट होती हैं इन्वेस्टमेंट में जाके। इनका ग्राफ बना लेते हैं। इधर आ गई आपकी जीडीपी या नेशनल इनकम, ये आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इधर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव। एक्स एक्सिस पे ले लेंगे जीडीपी या नेशनल इनकम और वाई एक्सिस पे हम लोग ले लेंगे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब इनका आपस का रिलेशनशिप क्या होगा। ये है आपका सेविंग्स का कर्व, सॉरी नॉट सेविंग्स, ये है आपका
सेविंग फैक्टर, जो कि नेगेटिव से शुरू होता है, जो कि शो करता है कि आपकी सेविंग, जब इनकम कम हो तो सेविंग नेगेटिव में होती है, कंजम्पशन ज़्यादा है। इस जगह पे आके सेविंग जीरो हो गई, यानी कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। इस पॉइंट को कोई नाम दे लें, सी दे लें नाम, वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। उसके बाद अब हमने देखना है कि इसके बाद सारी की सारी अमाउंट जो है वो सेव हो रही है, तो हमने ये देखना है कि कितनी सेविंग इकोनॉमी के लिए अच्छी है। सेविंग का बहुत ज़्यादा होना भी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होता है, तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि कितनी सेविंग्स है जो इकोनॉमी के लिए अच्छी होगी। उसके लिए करेंगे क्या, हम इन्वेस्टमेंट का कर्व ड्रॉ कर लेंगे। ये कर्व आ गया इन्वेस्टमेंट का, जो कि हमने पढ़ी थी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो ये वो पॉइंट है, पॉइंट एम, जहां सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। सो इकोनॉमी के अंदर CM सेविंग्स होंगी, ये वो वाली सेविंग्स हैं जो इक्वल होंगी इन्वेस्टमेंट के। सो इकोनॉमी के अंदर इतनी ही सेविंग होगी, इससे ऊपर की जो सेविंग है वो बेकार है। वजह क्या है, कोई भी पर्सन जो सेविंग करता है वो इसीलिए करता है कि उसकी सेविंग इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट हो सके, वरना तो सेविंग घरों में बेकार पड़ी रहेगी। वो सेविंग जो इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं होती वो इकोनॉमी के लिए बेकार है। सो इकोनॉमी के अंदर CM लेवल ऑफ सेविंग होगा। ये वो सेविंग है जो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो रही है, वो सेविंग है जो सेविंग करने वाले को कमिंग डेज के अंदर अर्न करके देगी, कमा के देगी। सो इकोनॉमी के अंदर टोटल यही सेविंग होगी जो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो सके। इससे आगे की सेविंग इकोनॉमी के लिए बेकार है। दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। Then comes consumption and investment। इस तरफ आ गया GDP, इधर आ गया प्राइस लेवल, ये आ गया लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट को शो करता है। हमें चाहिए कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। बेसिकली हम ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल GDP के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तमाम गवर्नमेंट्स लोगों को परसू करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं कि इन्वेस्टमेंट हो, तो उस फैसिलिटेशन के पीछे लॉजिक क्या है, किस लिए लोगों को परसू किया जाता है, उन्हें मुख्तलिफ टाइप की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ताकि लोग इन्वेस्ट करें, उसकी रीज़न क्या है। ये आ गया आपका कंजम्पशन का सी, ये आ गया आपका इनकम का। इकोनॉमी फिलहाल है इक्विलिब्रियम यहाँ पे, इधर प्राइस लेवल नहीं, इधर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट आएगी। फिलहाल इकोनॉमी है Y1 लेवल ऑफ नेशनल इनकम के ऊपर, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट से काफ़ी पीछे है। इससे आगे की सारी इनकम सेव हो रही है। अब इन्वेस्टमेंट का कर्व ड्रॉ करके देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट से होगा क्या। जब इन्वेस्टमेंट करेंगे होगा क्या, कंजम्पशन का कर्व ऊपर चला जाएगा, C+I। ये जो गैप है दरमियान का, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है। मैंने इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन के अंदर क्यों ऐड की, बेसिकली कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है सवाए इंटेंशन के। एक ही चीज़ अगर आप घर के लिए परचेज़ करेंगे तो वो कंजम्पशन कहलाएगी, और सेम आर्टिकल सेम आइटम आप बिज़नेस के लिए अर्निंग के लिए परचेज़ करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल घर के लिए AC लेंगे तो कंजम्पशन है, और वही AC फैक्ट्री के लिए ले लेंगे या ऑफिस के लिए लेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट होगी।
सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट से होगा क्या, मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, मार्केट से चीज़ों की जो परचेज है वो बढ़ जाती है। सो बेसिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट द इंटेंशन। दैट्स वाई मैंने इन्वेस्टमेंट को भी कंजम्पशन में ऐड कर दिया। जब इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन के अंदर ऐड हो गई, इक्विलिब्रियम आगे की तरफ को मूव किया। इम्पैक्ट क्या आया, इकोनॉमी मूव्ड टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट, Y1 से Y2 पे चली गई। तो जब कंजम्पशन के अंदर इन्वेस्टमेंट को ऐड किया तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ को मूव कर रही है। मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। यही रीज़न है कि आपकी तमाम गवर्नमेंट्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती हैं। रीज़न क्या है, जब इन्वेस्टमेंट होगी तो मार्केट, तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ को मूव करेगी। कंट्री की जो अनयूज रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगे। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, दैट इकोनॉमी मूव्स टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट एंड दैट्स व्हाई एवरी गवर्नमेंट ट्राइज टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप है आपकी कंजम्पशन सेविंग्स का, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का, और कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 8 का। अल्लाह हाफ़िज़।